हेलो कॉन्फेक्ट्स। आज हम लोग जो है आपका सुप्रीम कोर्ट की का सेकंड लेक्चर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। एंड पहला वाला जो लेक्चर है वो आप लोगों ने अगर देखा हो, पहली क्लास की अगर आपने वीडियो देखी हो तो उस वाले में आपने देखा होगा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, इवन पूरे इंडिया में कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है मैंने उसके बारे में आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि अपॉइंटमेंट्स कैसी होती है, क्वालिफिकेशंस क्या है, रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं, अपॉइंट प्लस रिमूवल कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं अगली क्लास में आर्टिकल बाई आर्टिकल बात करूंगा, जैसा कि हम पूरे सीरीज में कर ही रहे हैं। तो आर्टिकल बाई आर्टिकल मैं आप लोगों से बात करूंगा आज। उसके सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल बाई आर्टिकल हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहलाता है, दैट इज़ आर्टिकल 124। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। आर्टिकल 124 जो कि बात करता है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात किसकी? ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये पहला आर्टिकल है एंड दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जो मैंने लास्ट क्लास में जो भी बातें आपको मैंने बताई थी वो सारी की सारी बातें ही इसके हिसाब से थी। एवरीथिंग विच आई हैड टोल्ड इन द लास्ट क्लास वॉज बेस्ड ऑन द आर्टिकल 124 के हिसाब से ही मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। मैंने आपको अपॉइंटमेंट बताया था, वो भी मैंने आपको कॉलेजियम के बारे में बताया था, इसी के हिसाब से है। क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया था, टेन्योर के बारे में बताया था, रिमूवल, ये सारी चीज़ें बताई थी। ये सब कुछ आर्टिकल 124 में आप फाइंड कर सकते हैं व्हेन यू गो इन द डिटेल ऑफ आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 के बाद आर्टिकल 124A है। आर्टिकल 124A क्या कहता है? ये कुछ नहीं कहता, ये कहता था, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया, दैट इज़ NJAC। ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है बीजेपी लेके आई थी, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर। लगभग 2015 में 2014 में सरकार आई तो 13 अप्रैल समथिंग जो है 2015 का टाइम पीरियड था जब जो है आपका मतलब इसको रिपील कर दिया गया। रिपील करने वाला कोई और नहीं था बल्कि सुप्रीम कोर्ट खुद था, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों का जो है उल्लंघन करता था। वो सारी बातें क्या क्या थी वो मैंने आपको डिटेल में लास्ट क्लास में बता दी थी। उसके बाद आर्टिकल 124A के बाद अगर आप देखेंगे सही मायने में तो आपको आर्टिकल 124A के बाद जो है आपको फंक्शंस क्या कहते हैं मिलेंगे आपको। आपका आर्टिकल 124A देखेंगे अगर B देखेंगे तो फंक्शंस के बारे में इसके अंदर बता रखा है। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट आई विल से ये जो फंक्शंस है ये कमीशन के ही फंक्शन के बारे में डिटेल में बात करता है। इसके अंदर भी कुछ खास नहीं है, वही NJAC के अंदर ही है। जब वो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये भी चला गया। बाकी इसके अलावा अगर कुछ और है तो एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, बट आई थिंक इसके अंदर जो है चेक किया था बट मेरे हिसाब से मुझे इसमें नहीं मिला था। तो 123 भी जो भी है, हाँ, जो नेशनल जुडिशियल कमिटमेंट है वो क्या कहते हैं कमीशन जो है इसके बारे में बता रखा था कि इन कमीशन की क्या क्या ड्यूटीज़ है, क्या क्या फंक्शंस है। ठीक है ना। तो वही है आपका अपॉइंटमेंट करना, ट्रांसफ़र करना, ठीक है ना, ध्यान रखना। रिमूवल तो खैर आपको मैंने बताया था कि उसके लिए प्रोसीडिंग चलती है लंबी। लगभग ये दोनों आर्टिकल, जाहिर सी बात है जब आर्टिकल 124A ही नहीं रहा अस्तित्व में तो इसका भी क्या करना है, तो ये भी आपका अपने आप में क्या है, रिपील ही है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखेंगे आपका आर्टिकल 124 का C। आर्टिकल 124 का C क्या कहता है? आर्टिकल 124 का C जो है वो बात करता है पार्लियामेंट के पास पावर है क्या करने की, सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स में क्या बनाने की, कानून बनाने की पावर जो है वो आपका पार्लियामेंट के पास है। दैट इज़ आर्टिकल 125 एंड 124 का C। तो पार्लियामेंट के पास सारी पावर्स हैं, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, टू डू व्हाट, टू मेक लॉज, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स में पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना सकती है। कैसे कानून बना सकती है भाई? हो सकता है जैसे सैलरी के ऊपर कानून बना दिया, टाइम पीरियड के ऊपर कानून बना दिया, ठीक है, और आपका जो है अपॉइंटमेंट्स को लेकर अगर कानून बनाना है और वो अगर डिसएडवांटेजियस नहीं है किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो चाहे तो पार्लियामेंट ये सारे कानून बना सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 124 के ये 3 पार्ट है, ये भी समझने ज़रूरी होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं बताया था, आज मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल 125 है आपका। आर्टिकल 125 अगर हम देखेंगे तो दैट इज़ ऑल अबाउट द सैलरी। आर्टिकल 125 में सैलरी के बारे में, सैलरी की बात हम कर ही रहे थे तो मैं सोचा यहाँ कर ही देते हैं। सैलरी जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जो है इसके बारे में, इसके अंदर शेड्यूल 2 है आपका।
शेड्यूल 2 बहुत डिटेल में बात करेगा इसके बारे में, वहाँ पे हम देखेंगे इसके अंदर जो शेड्यूल्स बताएंगे दैट इज़। देन आर्टिकल 126, आर्टिकल 126 जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है। आर्टिकल 126 जो है बात करता है आपका किसके बारे में, आर्टिकल 126 बात करता है आपका एक्टिंग सीजीआई के बारे में। कभी हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हो सकता है कि भाई कहीं फंस गए हो, या हो सकता है उनकी तबीयत ख़राब हो रखी हो और उसी दिन किसी पर्टिकुलर बेंच को बैठना था, सुनवाई थी, तारीख थी, लेकिन तारीख के दिन जो है हमारे सीजीआई जो है वो वहाँ मौजूद नहीं है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है बाकी सारे जो जजेस होंगे उस प्रेसिडेंट से कहेंगे कि मालिक हमारे सीजीआई नहीं आया आज, फैसला कैसे होगा। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जो बाकी जो 33 जज बचे होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं में से किसी एक को बोलेंगे कि भाई आज के लिए जो है सीजीआई तुम बन जाओ या इस पर्टिकुलर मैटर को आप देख लो। तो हो सकता है उस टाइम पीरियड के लिए जब तक कि वो सीजीआई जो है वो अपने पोस्ट पर नहीं है, तो ऐसे में क्या हो सकता है एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में जो है जब तक कि नया चीफ जस्टिस ना आ जाए। और सॉरी मैं थोड़ा सा बहक गया था क्योंकि थोड़ा सा बहक जाता हूँ मैं कभी कभी तो मैं कह रहा था कि दिस इज़ द केस ऑफ वैकेंसी, यू अंडरस्टैंड, वैकेंसी, ये अब्सेंस का केस नहीं है कहीं आप उस हिसाब से सोचें, ठीक है ना, या ये वैकेंसी का केस है कि प्रेसिडेंट जो सीजीआई जो है वो नहीं है, उनके अभाव में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन को, दूसरे चीफ जस्टिस जो दूसरे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बना सकते हैं, एक्टिंग सीजीआई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एक्टिंग सीजीआई का रोल प्ले करेंगे और नए चीफ जस्टिस जब तक नहीं आ जाते तब तक जो है ये रोल प्ले करेंगे। अब्सेंस नहीं, कुछ टाइम के लिए नहीं बल्कि परमानेंटली वैकेंट हो गए। जब तक कि नए वाले नहीं आ जाते तब तक पुराने वाले जजों, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी 34 जज होते हैं, 34 में से जो 33 जो हमारे एक सीजीआई को छोड़कर जो है बाकी जो 33 जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जो जजेस होते हैं वो सारे के सारे, उनमें से किसी एक को जो है प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एक्टिंग सीजीआई जो है वो बनाकर कह सकते हैं कि आप जो है इस फंक्शन को जो है ऑपरेट करो, आप जो है फंक्शन करो तब तक। आर्टिकल 127 में बता रखा है एड होक जजेस। अब यार ये एड होक क्या है, एड होक बेसिकली क्या है, एड होक को कहते हैं टेम्पररी जजेस, दिस इज द लीगल टर्म एड होक। एड होक का मतलब क्या हो जाता है आपका टेम्पररी जजेस। आर्टिकल 127 एक प्रावधान देता है एड होक जजेस का, ठीक है ना। मान लो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो टोटल जो 34 जज होते हैं उन 34 जजों में कुछ जजों की संख्या कम हो गई है, ठीक है। आर्टिकल 127 ये क्या कहता है, एड होक जजेस की बात करता है। मान लो कि आपकी जितने आपके जजेस हैं उनमें से कुछ जजेस जो है उनकी संख्या थोड़ी कम हो गई है, जैसे 34 जज होते हैं और 34 में से 25 तो आ गए, लेकिन बाकी जो हमारे 9 जजेस हैं वो नहीं आ पा रहे, ठीक है जी। कोई एक बेंच बैठनी है, उस पर्टिकुलर बेंच के अंदर जो जजेस की ज़रूरत है वो है ही नहीं। जैसे मान लो 34 के 34 जज जो है वो ऐसे इतिहास में कभी हुआ नहीं, आगे भी शायद संभवतः ये संभव ना हो, लेकिन एक इंसिडेंस को हम इमेजिनेशन के तौर पे ले सकते हैं, एक इंस्टेंस को। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप मान लो कि एग्जाम्पल के लिए मान लो ये ऑफ करने तीनों। एग्जाम्पल के लिए आप इस तरह से मान सकते हो, इस तरह का एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कि मान लो कि कोरोना पेंडेमिक का टाइम था, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, ऐसे में भाई जजों को भी तो खतरा था, और ये हमारे सबसे ब्रिलियंट माइंड होते हैं, ये हमारे आने वाले जो 33 बाकी जो जज होते हैं वो आगे आने वाले टाइम में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। समझ रहे आप, हमारे महामहिम के बराबर, बल्कि उससे भी ऊंचा इनका पद है भाई, उनसे भी ऊंचा है। बल्कि मैं तो बोलूँगा हमारे देश में 3 ही तो प्रोफेशन है जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, एक आपके जिसमें डॉक्टर्स आ जाते हैं, और एक जो है आपके जजेस है, ठीक है, और एक आपका जो है शिक्षक हो गए। इन 3 लोगों को ही भगवान का दर्जा मेनली दिया गया है। और उसमें यू अंडरस्टैंड कि ये जो 33 है, अब भाई इनको भी जान का खतरा है, ये घर से बाहर नहीं निकल रहे, ये नहीं आ रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी तो आगे बढ़ाना है। तो ऐसे में अगर मान लो कि कोई वैकेंसी अराइज हो जाती है, या खुदा न खास्ता मान लो कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिस इंसिडेंट के अंदर जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के आधे जज जो है वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में जो है 34 जज कम से कम मिनिमम होने चाहिए आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इस मिनिमम जज का कोरम जो है, इस कोरम को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। और इस कोरम को जो मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही होगा, प्रेसिडेंट को बोलेंगे बाकी सारे जज कि सर
34 जज होने चाहिए ना, तो बोला हाँ, लेकिन वो तो उतने तो है नहीं, तो करे क्या? तो बोल प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट फिर हाई कोर्ट से बात करेंगे और हाई कोर्ट से बोलेंगे कि आपके यहाँ पे जो जो हाई कोर्ट के जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक काबिलियत रखते हैं, अगर खाली हैं तो यार हमारे पास भेज दो। तो ऐसे ऐसे जजेस को उठाकर सुप्रीम कोर्ट से क्या कर दिया जाएगा, हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ओ सॉरी, हाई कोर्ट से उठाकर सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ओके, सो यू अंडरस्टैंड दिस इज ऑल कि आपका एड हॉक जजेस की क्या भूमिका रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप हल्के में ना लेना, ठीक है। मैं बोलूँगा कि आप इसके ऊपर फोकस करके चले, ठीक है। एक्टिंग जज मैंने आपको बताया ना, सीजीआई अगर नहीं है, वैकेंट है, तो एक्टिंग जज आ जाएंगे। एक्टिंग जज का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, आर्टिकल 65 ले सकते हो आप। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट जब नहीं होते तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग जो है आपका जज का की भूमिका मतलब कि निभाते हैं। आर्टिकल 90 ले लो आप। आर्टिकल 90 के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि स्पीकर अगर कभी कभी वैकेंट हो जाए तो डेप्यूटी स्पीकर जो है, यू अंडरस्टैंड, डेप्यूटी स्पीकर उनकी वैकेंसी को फुलफिल करते हैं। आर्टिकल 94 ले लो, अगर मान लो कि कभी नहीं, सॉरी, आर्टिकल 90 में क्या कहते हैं, आपका जो है डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, वो चेयरमैन की भूमिका लेते हैं। आर्टिकल 94 में डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर की जगह लेता है। तो आप ये देख सकते हैं जो कुछ भी है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह से एक्टिंग, पहले तो भाई यहाँ पे एक्टिंग जो आपके सीजीआई है वही नहीं है, वैकेंट हो गए, तो यहाँ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो आपका आर्टिकल 126 के तहत। अब मान लो कि भाई सीजीआई तो छोड़ो, बाकी जो है वो भी कोर्ट, मतलब कि वो भी 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें भी बड़ी भारी कमी आ चुकी है। या उसमें मान लो 3-4 जजेस क्या कहते हैं बिल्कुल बीमार हो गए हैं, किसी हादसे का शिकार हो गए, खुदा न खास्ता। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, ऐसे में क्या करेंगे, तो भाई उनको कैसे भरेंगे? तो का एड हॉक जजेस का कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे आर्टिकल 127 इंट्रोड्यूस हो जाएगा। हम हाई कोर्ट से बुलाएंगे, ठीक है ना, हाई कोर्ट से ऐसे जजेस को बुलाएंगे जो एलिजिबल हो, क्वालिफाइड हो बनने के लिए। आर्टिकल मान लो कि एड हॉक जजेस जो है वो भी हमारे देश के अंदर कम पड़ गए। एक मान लो कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारे जो हाई कोर्ट के अंदर जजेस हैं सारे इमेजिनेटरी हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हुआ भी नहीं है कभी। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, मान लो हाई कोर्ट देने से मना कर रहा है, वो कह रहा है नहीं सर, जितना हमारे पास जजेस हैं वो हमारे काम में उलझे हुए हैं, ऐसे कोर्ट के पास बहुत केसेस पेंडिंग है। और ऐसे में अगर आप हमारे हाई कोर्ट के जो ब्रिलियंट जो जजेस हैं अगर आप उनको लेके चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? उन्होंने देने से मना कर दिया, तो अब आप किसको अप्रोच करें? अब तो दिक्कत वाली बात होगी, अब किसको लेके आए? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 साल के बाद रिटायर हो गए थे, हम उनसे अप्रोच कर रहे हैं कि सर खाली हो तो आप ही आ जाओ, समझ रहे हैं? या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं जो रिटायर हो चुके हैं, हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या हम उनसे रिक्वेस्ट करके उन्हें कह सकते हैं कि सर आपको बिल्कुल वही मान सम्मान दिया जाएगा, वही सैलरी दी जाएगी, वही सारी चीज़ें दी जाएगी, वही रेमुनरेशंस, अलाउंसेस, वही सारे बेनिफिट्स आपको वैसे प्रोवाइड होंगे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज को दिया जाता है? सर बस आप आ जाओ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, इस कोरम को फुलफिल करो आप। तो क्या ये पार्लियामेंट कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। कोर्ट कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। प्रेसिडेंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 128 के तहत। यहाँ पे रिटायरिंग जजेस को क्या करेंगे? रिटायरिंग जजेस को जो है हम दोबारा अप्रोच करेंगे कि सर प्लीज़ आप ना होते तो सुप्रीम कोर्ट ना होता। आर्टिकल 129 क्या कहता है, अब ये सुनेंगे। आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दिया हुआ कोई भी फैसला इस देश के लिए क्या है? नज़ीर है। नज़ीर बोले तो इस देश का कानून बन जाता है अपने आप में। सुप्रीम कोर्ट के मुंह से निकला हुआ कोई भी जो जजमेंट है, जो वो पन्ने पे छपता है तो वो देश के लिए कानून बन जाता है, ऐसा कहता है कौन? आर्टिकल 129, ठीक है ना। इसको कहते हैं कोर्ट टू बी रिकॉर्ड, ठीक है ना। कोर्ट क्या रिकॉर्ड में लेता है इस बात को हमेशा हमेशा के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा कहा था। इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। वो अगर कोई बात कह देता है वो क्या बन जाता है? वो नज़ीर बन जाता है। नज़ीर बोले तो देश का कानून बन जाता है, ठीक है जी। देश का कानून बन जाता है आपका जब सुप्रीम कोर्ट के जज कोई फैसला दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज अगर कोई फैसला दे दे रहे हैं तो वो क्या बन जाता है? वो देश का कानून बन जाता है। इस बात को ध्यान रखें। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रशांत भूषण, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठा दिया था जब उस टाइम पे शरद ऐसे भोबड़े, शरद अरविंद पता नहीं नाम था उनका, भोबड़े, तो भोबड़े, एक तो नाम ही समझ में नहीं आया मुझे, भोबड़े। खैर ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आला जज थे। यही बात तो कह दी थी। यही ऐसे भोबड़े के बारे में जो है एक बहुत ही हमारे शांति भूषण, पहले सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी आला
वो तो जज तक के लेवल पे शायद मेरे साथ पहुँचे थे, ठीक है। और बाकी उनके बेटे अभी प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, ये सारे सारे अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे। इन्होंने ऐसे ही कह दिया एक बार, ये हार्ली डेविडसन चला रहे थे, तो हार्ली डेविडसन चला रहे थे तो इनने कमेंट कर दिया कि बिना मास्क पहने, और हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हार्ली डेविडसन चला रहे हैं, किसी बीजेपी के नेता के दिए हुए बाइक को चला रहे हैं हार्ली डेविडसन। ले बस इसी बात पे जो है उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जो है केस को ले लिया कि भाई ये कोर्ट की अवमानना है। सीजीआई की अवमानना का मतलब है कोर्ट की अवमानना, और वो होता भी है, सच बात है। लेकिन वो भी जानकार थे अच्छे खासे कानून के, वो भी जानते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन क्या कहता है। बहुत लंबा खिंचा ये केस, बाद में सुप्रीम कोर्ट खुद हार गया। सुप्रीम कोर्ट ने बेइज्जती करने के लिए प्रशांत भूषण का जब कुछ नहीं मिला तो 1 रुपये का फ़ाइन लगा दिया, 1 रुपये का फ़ाइन। अब 1 रुपये का फ़ाइन, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर हम कोई ऐसी स्टेटमेंट करते हैं, सीजीआई के ऊपर कुछ ऐसी बात कहते हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत हमें कितने की सज़ा मिलेगी? 1 रुपये की सज़ा मिलेगी। अगर सोचो कि आर्टिकल 129 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ कोई भी फैसला क्या है, वो देश के लिए कानून है। अगर ये वाली बात सब कोई सीरियस ले ले तो सारे के सारे 1-1 रुपये सुप्रीम कोर्ट के अंदर रख के आएंगे और 50 गालियाँ दे के आएंगे कि तुम्हारी वजह से देश में 5-5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, नालायक पता नहीं क्या कर रहे हो, ये वो समझ रहे हो। बट रियलिटी तो यही है, ऐसा ही होता है। सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला जो है वो क्या हो जाता है, देश के लिए कानून बन जाता है। द जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। तो जो जजमेंट दिया जाता है, जो दिया जाता है आपका सुनवाई होती है, उसको कहते हैं कि ये बन जाता है आपका लॉ ऑफ द लैंड। अब क्या रियलिटी है क्या नहीं है वो एक अलग मसला है। उसके बाद आर्टिकल 129 के बाद जो है आपका 130, आर्टिकल 130 क्या कहता है? आर्टिकल 130 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ पे होगी। तो आर्टिकल 130 कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो सीट कहाँ पे होगी। तो सीट आपकी जो है वो न्यू दिल्ली में होती है, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन के बगल में ही देखेंगे आप, जो है आपका सुप्रीम कोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। आर्टिकल 131 थोड़ा सा अच्छा आर्टिकल है, इसमें बता रखा है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट की मेनली 3 तरह की जुरिस्डिक्शन होती है। एक होती है ओरिजिनल, एक होती है आपकी रिट जुरिस्डिक्शन, एक होती है आपकी एपलेट जुरिस्डिक्शन होती है आप एक तो सुप्रीम कोर्ट की। और उसके बाद जो है आपका वह हो गया बस, और क्या क्या करोगे जो कुछ भी है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से केसेस होते हैं? देखो कौन से केसेस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे। जैसे कि फंडामेंटल राइट का केस तो आपने देखा ही होगा आर्टिकल 32 के तहत, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूंगा। यहाँ पे कौन से केस की बात हो रही है? जब भी कभी सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उनको जो है सीधा क्या कहते हैं, कहाँ जाने की ज़रूरत है? सुप्रीम कोर्ट। वो इधर उधर ना रहे। सेंटर सोचो, अगर मान लो कि अगर हमने ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया होता तो कैसे लड़ाई होती। सेंटर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में आके फैसला कर, या उस हाई कोर्ट में करवाता जहाँ पर सेंटर की थोड़ी बहुत चल सकती है या उनकी थोड़ी सुनी जा सकती है। वो उन हाई कोर्ट के अंदर क्या करते हैं, इस मामले को, जिस स्टेट के साथ लड़ाई होती है उन मामलों को वहाँ खिंचवाता। या ऐसा हो सकता है कि स्टेट ये कहे कि भाई हमारे पास आ, सेंटर कहेगा कि हमारे पास आ। सेंटर कह रहा है कि यूनियन सुप्रीम कोर्ट पे लेके आ, स्टेट कह रहा है कि हाई कोर्ट पे लेके आ। इस तरह की लड़ाई ना हो, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट ना हो, पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 131 में क्लियर कर दिया कि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई भी लड़ाई होगी तो उसको हम सुनेंगे। हम बोले तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो पूरे देश के अंदर क्या होगा, मान्य होगा, यूनिफॉर्म होगा। इससे क्या होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा। दूसरा क्या है, जब 2 स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो, दो स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स के बीच में, स्टेट प्लस स्टेट का अगर कोई डिस्प्यूट है, मैं ये नहीं कह रहा 2 ही स्टेट हो, 2 से ज़्यादा हो। जैसे कृष्णा रिवर डिस्प्यूट है, तो कृष्णा रिवर डिस्प्यूट में कहते हैं कि आपका कर्नाटका और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तीनों की लड़ाई साथ की है, ठीक है। अब ये स्टेट्स में जो लड़ाई हो रही है, तो ये लोग अब अगर सोचो कि अगर ये तीनों के तीनों अगर स्टेट को अगर हाई कोर्ट को दे दिया गया होता ये पावर, अगर ये हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में अगर ये चला गया होता तो क्या होता? वहाँ पे कर्नाटका बोलता है कि भाई हमारे पास आ जा, बेंगलोर में सुनेंगे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अमरावती के लिए लड़ते, समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि आपस में डिस्प्यूट हो जाते हैं इनके बीच में। और इनके डिस्प्यूट की वजह से क्या होता, इनके डिस्प्यूट की वजह से जो है आपका समझ में ही नहीं आता कि किस वाले कोर्ट के पास जाए। और मान लो कि अगर आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के कोर्ट ने अलग अलग फैसला दे दिया तो किसकी माने ये नहीं पता चलेगा।
इसीलिए कहा गया है कि आपको क्या करना है, आपको जो है स्टेट वर्सेस स्टेट हो, या स्टेट वर्सेस सेंटर हो, या स्टेट वर्सेस सेंटर हो, अगर ऐसा कोई भी डिस्प्यूट होता है, ये सारा का सारा किसके अंडर में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आता है, उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है एज पर आर्टिकल 131। और कुछ तो नहीं है इसके अंदर, और कुछ नहीं होगा जहाँ तक मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ, नथिंग इज़ मोर देन ऑफ इट। ठीक है जी। फिर आपका आर्टिकल 132 आता है। आर्टिकल 132 क्या कहता है? आर्टिकल 132 कहता है कि देखो भाई, ये तो हो गया आपका, आर्टिकल 132 कहता है कि ये तो हो गया जी आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब ये कि एपलेट जुरिस्डिक्शन क्या है? एपलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब कि अपील। देखो जी, एक है आर्टिकल 133, एक है आर्टिकल 134। आप सुप्रीम कोर्ट आपको पता होना चाहिए कि देश का सबसे आखिरी जो है एपलेट बॉडी है, सबसे एपेक्स एपलेट बॉडी है, कि इसके बाद आप किसी और से कुछ अपील नहीं कर सकते। जो यहाँ पर हो गया सो हो गया, उसके बाद या तो सज़ा होती है या तो सज़ा माफ़ होती है, लेकिन फैसला यही होता है बस, लास्ट अपील लास्ट यही होती है, इसके बाद नहीं होता अपील कहीं पे भी। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर एपलेट जुरिस्डिक्शन के नाम पे माना जाता है, या आपका बॉडी के रूप में देखा जाता है। और किस तरह के आपके क्या कहते हैं जो है अपील आप करेंगे, दो ही तरह के अपील होते हैं। एक होता है आपका सिविल मैटर्स में अपील होता है, तो उसके लिए आर्टिकल 133 है, और क्रिमिनल में जो होता है वो आपका 134 है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। आर्टिकल 133 एंड आर्टिकल 134। तो आर्टिकल 132 में बता रहा है कि हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के मैटर्स को आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। और 133 में बता रखा है सिविल मैटर्स में, 134 में बता रखा है क्रिमिनल मैटर्स में। 134 का एक ए भी है, उसमें यह बता रखा है कि हाई कोर्ट को बाकायदा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भाई इस बंदे को जो तूने फैसला दिया है उसमें एक सर्टिफिकेट भी दिए कि अगर मान लो कि हाई कोर्ट के फैसले से अगर आप खुश नहीं हैं तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है। वरना सोचो कि हाई कोर्ट अगर ये फैसला ही ना दे कि भाई जा अपील कर, तो फिर अपील करेगा कैसे? तो अपील करने के लिए क्या करना पड़ता है, हाई कोर्ट को खुद लिख के देना पड़ता है कि हाँ भाई हम तैयार हैं, हम तैयार है भाई, जा अपील कर, बिल्कुल बिंदास अपील कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो अपील वाला मसला है ये भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 134A के बाद अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 135। आर्टिकल 135 में बता रखा है क्या कि जो पहले के ज़माने के फेडरल कोर्ट्स हुआ करते थे, दो तरह के कोर्ट्स होते थे, एक फेडरल कोर्ट्स होता था, एक प्रीवी काउंसिल होता था। फेडरल कोर्ट ही बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर। तो फेडरल कोर्ट्स के जितने भी मसले थे वो सारे के सारे 28 जनवरी 1950 के बाद किसके पास ट्रांसफ़र हो गए? सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रांसफ़र हो गए। तो ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट्स के सारे, अब उस टाइम पे कोई मामले लंबित होंगे, कोई पेंडिंग होंगे, तो उन सारे मामलों को कहाँ पे सुना जाएगा? उसके बाद वो सारे के सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, ऐसा कहता है आर्टिकल 135। सिंपल है आर्टिकल, इसमें कुछ समझने वाली बात तो है नहीं। आर्टिकल 136 में क्या बता रखा है? स्पेशल लीव पेटिशन है, आई थिंक स्पेशल लीव पेटिशन जो है आपका आर्टिकल 135 में बता रखा है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पेटिशन से अगर अपने आप को लीव करवाना चाहते हैं तो यू कैन हैव द स्पेशल लीव पेटिशन। थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में बात होगी, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, तो मैं इसके बारे में आपको मैं अगली क्लास में और डिटेल में बात करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप फिलहाल इतना रख ले कि इस आर्टिकल का नाम याद रखें, क्योंकि ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छी बात हो सकती है इस आर्टिकल के ऊपर, काफ़ी सारे एस्पेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैं उसके बारे में डिटेल बात करूँगा। एक बार मैं आपको आर्टिकल्स पहले करवा दूँ क्या क्या है। उसके बाद आर्टिकल 137 कहता है, आर्टिकल 137 है रिव्यू पेटिशन के बारे में। रिव्यू पेटिशन क्या कहता है? रिव्यू पेटिशन कहता है कि अगर मगर मत करियो, मतलब कुल मिला के रिव्यू पेटिशन का मतलब ये हो गया कि मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप सुप्रीम कोर्ट से ही कह रहे हैं कि सर एक बार दोबारा अगर देख लेते आप, हो सकता है ना सर, सुप्रीम कोर्ट से भी हो जाता है कभी कभी, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे कभी कभी इनसे भी गलती हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से ही आप कह रहे हैं कि सर आप अपने ही फैसले को एक बार थोड़ा सा दोबारा रिव्यू कर ले सर। तो इस रिव्यू के लिए जो आप पेटिशन फाइल करते हैं दैट इज नॉन एज द रिव्यू पिटिशन एज पर आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 में बता रहेगा रिव्यू पेटिशन। निर्भया का जो केस हुआ था, आप सोचो निर्भया का केस कब का है? 2012 का केस था और 20 में जाके डिसाइड हुआ। 2012 का केस और 2020 के फरवरी में जाकर जो है फाइनली सज़ा मिली कि हाँ भाई अब तो फांसी होके ही रहेगी। 8 साल क्यों लग गए भाई? आप उस कभी सबसे बेस्ट एग्जांपल है जुडिशरी की अगर आप हालत देखना चाहते हैं,
जुडिशरी की अगर आप हालत देखना चाहते हैं, सबसे बेस्ट केस अगर आपको देखना है तो यू विल फाइंड आउट द केस ऑफ निर्भया। निर्भया केस के अंदर 8 साल लग गए। क्यों? इतने प्रोसीजर से कोर्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप केस कर रहे हैं, पहली बात तो वो एफआईआर लिखने में ही दिमाग ख़राब कर देता है। थाने में कई बार एफआईआर लिखने को तैयार ही नहीं रहते थाने वाले, क्योंकि थानों पे हमेशा से दबाव रहा है कि आप कम से कम केसेस बनाए, जैसे कि कम से कम केसेस एंटरटेन हो, लेकिन फिर भी कम से कम नहीं हो पाता कम। या कई जगह पे ये सोचते हैं कि अपने ही लेवल पे मामले को सुलटा दिया जाए, इसलिए भी। और कई जगह पे ये भी होता है कि अपने लेवल पे ख़त्म कर देंगे अगर हमें कुछ मिल जाए तो। वो तो अलग बात है कि ये वाला केस था ही इतना, क्या कहते हैं, एक्सपोज हो गया कि इसको कितना भी छुपाने की कोशिश कोई करे तो छुपने वाला नहीं था। तो पहले मान लो कि मैं एक नॉर्मल केस बता रहा हूँ, जैसे कि अभी हाल ही में आप सुनेंगे बिल्किस बानो का केस। बिल्किस बानो का केस जो अभी हाईलाइट में आया है 2002 के अहमदाबाद, आई थिंक मेरे हिसाब से जो है अहमदाबाद में जब राइट्स हुए थे, मतलब कि गुजरात के जो राइट्स हुए थे 2002 वाले, गुजरात के दंगे के नाम से जो प्रसिद्ध है देश में, उस गुजरात दंगे के अंदर एक बिल्किस बानो नाम की एक लेडीज़ थी, उसके साथ जो है काफ़ी सारे जेंट्स ने, 7-8 जेंट्स बताते हैं ऐसे तो, 7-8 जेंट्स ने मिलकर जो है एक साथ बलात्कार किया था और उसके बच्चे को भी मारा था। 3-4 महीने के बच्चे को पेट में था वो, शायद उसको भी मार दिया था। प्लस उसके माँ और बाप को भी शायद बताते हैं कि उसमें मार दिया गया था, और उसके और भी जो बच्चे थे उन बच्चों को भी मार दिया गया था, प्लस उसके साथ बलात्कार की घटना भी हुई थी। बहुत ही मतलब दर्द भरा केस है, ऐसा नहीं है। अब इस वाली बात पे अगर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो फिर तो आप इंसान ही नहीं है, ठीक है। अगर इस मैटर में अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो फिर तो मैं कहूँगा कि आप ह्यूमैनिटी और ह्यूमंस की कैटेगरी से ही बाहर है। इस केस के अंदर सलाम है उस बिल्किस बानो के हस्बैंड को। बिल्किस बानो के हस्बैंड को सलाम है कि जिसने अपनी पत्नी का साथ दिया अंत तक, और बाकायदा साथ देने के बाद जो है उस पूरे केस में हैंडल किया और इंसाफ भी दिलवाया, और प्लस बिल्किस बानो को एक्सेप्ट भी किया। कई सारे हस्बैंड के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये एक्सेप्ट करना, लेकिन उसने एक्सेप्ट भी किया, इंसाफ भी दिलवाया। और सोचो इंसाफ दिलवाने में कितनी परेशानी होती है। मैं आपको निर्भया से एग्जांपल बताता हूँ कि सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगातार आपको तारीखें मिलती रहती है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तारीफ, क्योंकि भाई कोर्ट केस है ना, केस को एनालाइज करना पड़ता है, सारे एविडेंस इकट्ठा करने पड़ते हैं। जो इसके अंदर ऑफेंडर्स है उन्हें ऑफेंडर्स को क्या कहते हैं वारी वारी जो है हमें रिमांड पे लेना पड़ता है। ये सारी चीज़ें होती है, फैसला एकाएक नहीं आ जाता। कोर्ट पहले क्या करता है, थाने को जो है स्पेस देता है इंक्वायरी करने के। अगर केस सुलझा हुआ है तो फिर तो बात अलग है, तब भी केस में नतीजा देने में टाइम लग जाता है। लेकिन जब सुलझा हुआ नहीं भी है तब भी इन्वेस्टिगेशंस में और क्या क्या पहलू हो सकते हैं उसको समझने के, कुछ और क्राइम्स तो इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं उसको समझने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों को जो है ख़त्म करने के लिए जो है केसेस जो है आपके उसके एनालिसिस बहुत लंबे चौड़े होते हैं। क्योंकि लॉ में एक बात कही जाती है, लॉ में क्या मतलब क्रिमिनल एक्ट्स में ये बात कही जाती है, सीआरपीसी अक्सर इस बात को तवज्जो पे रखती है कि द क्राइम इज़ नॉट अगेंस्ट द इंडिविजुअल, द क्राइम इज़ अगेंस्ट द स्टेट। क्राइम हमेशा जो होता है वो स्टेट के खिलाफ होता है, इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं होता। कि किसी ने मेरा मर्डर कर दिया डजंट मीन कि मैं मरा हूँ इससे। मेरे इस क्षेत्र की या मेरे एरिया के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी भी हत्या उसी टाइम हो गई जब मेरी हत्या हुई है वहाँ पे। मेरी सोसाइटी के लोगों की जो एक उम्मीद है कि वहाँ पे सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी की हत्या भी उसी टाइम पे होगी जब मेरी मौत वहाँ पे होगी, ठीक है ना। जैसे एक शायर का बड़ा अच्छा शेर है कि कहते हैं कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप सोचते हैं कि ये तो इंडिविजुअल क्राइम है, लेट इट बी, तो वो क्राइम कब फिर आपके साथ वो अगला इत्तेफाक आपके साथ हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए डिपार्टमेंट जो है, पुलिस डिपार्टमेंट जो है, या हमारा जो लॉ है वो ये सोच के चलता है कि हम क्राइम किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं मानते, बल्कि हम मानते कि पूरे के पूरे क्या हुआ है, ये सोसाइटी के खिलाफ हुआ है, पूरी कम्युनिटी के खिलाफ हुआ है। प्लस हमारा कानून ये भी कहता है कि 10 बेगुनाहों को हम एक मिनट कि प्लस हमारा कानून ये भी कहता है कि हम 10 गुनहगार को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को जो है हम बेमतलब में सज़ा नहीं देना चाहते, ये भी है।